तो इस चैप्टर में अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक फर्म जो है, एक फर्म मार्केट से पैसा उधार लेने की बजाय वो कोशिश करती है कि अपने इक्विटी शेयर बेचे और अपने इक्विटी शेयर के थ्रू जो है वो पैसे अरेंज कर ले। और जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स को, वो ये उम्मीद करते हैं कि वो डिविडेंड कमाएंगे या फिर कैपिटल गेन कमाएंगे। यानी अगर मार्केट में शेयर का रेट बढ़ जाए तो वो उस शेयर को बेचकर कैपिटल गेन कमा लेंगे। तो इस उम्मीद में जो है शेयर होल्डर पैसे दे देते हैं। और कॉरपोरेशन जो होती हैं, यानी फर्म्स जो होती हैं, कंपनी जो होती है, वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जब करती हैं जब स्टॉक मार्केट बूमिंग पे होती है, यानी वो अपने शेयर्स जब बेचेगी जब स्टॉक मार्केट अप जा रही होगी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा प्राइसेस पे शेयर के उनको एक तो ज़्यादा प्राइसेस मिल जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो शेयर्स के ज़्यादा प्राइसेस मिल जाएंगे, यानी कुछ शेयर बेचेंगे और ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो जो है अच्छा खासा प्रीमियम भी कमा सकते हैं। तो जो बूमिंग होती है स्टॉक मार्केट में, वो आइडियल रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आगे आती है द क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? कहते हैं कि भाई ये थ्योरी जो है रिलेशनशिप बताती है इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बीच में। जेम्स टॉबिन था, उसने बताया था इसके बारे में कि भाई ये क्या है, इनकी रिलेशन आपस में स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की। तो कहता है कि इस थ्योरी के हिसाब से क्यू जो है वो रेशो है फर्म की वैल्यू का, फर्म की मार्केट वैल्यू का, और उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन दोनों का रेशो होता है। तो अगर हम लोग क्यू की बात करें तो it is thus an assessment of the value that the stock market places on existing real capital assets of a firm compared to the cost of producing those assets। तो कहता है कि भाई हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग रियल कैपिटल एसेट्स हैं और उनको खरीदने के लिए जो कॉस्ट लगेगी या फिर उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, उसका जो रेशो होता है वो हमारा क्यू होता है। ठीक है, और इस थ्योरी के हिसाब से ये फर्म जो है जब तक इन्वेस्टमेंट करती रहती है जब तक कि क्यू जो है इक्वल टू 1 नहीं आ जाता। यानी कि एक जो हाई हाई क्यू रेशो होता है उससे हाई इन्वेस्टमेंट होता है। यानी हाई क्यू रेशो होगा तो उससे फर्म जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करना चाहेगी तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि हाई क्यू जो है उससे हाई इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्यू जो है हमारा लार्जर देन 1 है तो फर्म जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। ठीक है, और हर 1 रुपये के लिए एक मशीनरी जो है वो मशीनरी के थ्रू वो बेच सकती है स्टॉक्स को। ठीक है, और प्रॉफिट उस पर कमा लेते Q-1। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q जो है ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो गई। अगला टॉपिक है द डिमांड ऑफ फॉर कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। फ्लो की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे एक फिगर है, ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, इस फिगर में क्या बना रहे हैं, इस फिगर में ये बता रहे हैं कि इसमें हमें बता रहे हैं कि जो इंक्रीज होती है डिमांड में कैपिटल स्टॉक में की, उससे क्या होता है कि वो राइट वर्ड शिफ्ट करती है DD1 टू DD, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रही है DD1 से DD2 पे राइट वर्ड शिफ्ट कर गई। ठीक है, और शॉर्ट रन में जो प्राइस जो होता है कैपिटल का वो इंक्रीज कर जाता है P से P2 तक, P1 से P2 की तरफ वो ज़्यादा राइज कर जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो नया स्टॉक जो होता है कैपिटल का वो इन इलास्टिक होता है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में ये जो होता है ये K1 से K2 पे इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नया स्टॉक है कैपिटल का वो इलास्टिक होता है लॉन्ग रन में। और फिगर 12.3 जो बी है, ये जो हमारा जो है कोरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी इस सिचुएशन से कोरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है I1 से I2 की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये फ्लो बताया इन्होंने। अब है आगे तो अगला टॉपिक है इसके अंदर एडजस्टमेंट इन द कैपिटल स्टॉक। ये क्या कह रहा है, देखो क्या है एडजस्टमेंट इन द कैपिटल स्टॉक। जो फर्म का एक्चुअल कैपिटल स्टॉक होता है और जो वो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक होता है, जितना वो अपना कैपिटल स्टॉक रखना चाहते हैं और जितना हमारा एक्चुअल में अभी है, उन दोनों में एक डिफरेंट मिलता है। अब ये डिफरेंट क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनको प्लान करने में, इम्प्लीमेंट करने में, कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है उसके अंदर एक्चुअल कैपिटल स्टॉक और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक के बीच में एक गैप आ जाता है। ठीक है, और अगर इसको जल्दी से करेंगे, अगर इन्वेस्टिंग क्विकली तरीके से करेंगे तो ये महंगा पड़ता है ग्रेजुअल एडजस्टमेंट के मुकाबले। धीरे धीरे एडजस्टमेंट करो, धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो उसमें कम कॉस्ट पड़ती है इन्वेस्टिंग क्विकली के मुकाबले। तो फर्म्स जो है ज़्यादातर क्या करती है, वो कैपिटल ग्रेजुअली बढ़ाती है लॉन्ग रन में।
बहुत से हाइपोथेसिस जो हैं वो इस बारे में आए और बात की कि भाई अगर जो एक फर्म अपना फाइन ट्यून रखना चाहती है कैपिटल स्टॉक का, ठीक है, तो उनको जो है इसकी स्पीड के बारे में सोचना पड़ेगा, और इसकी स्पीड के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस ने बताया। अब क्या बताया उन्होंने, कहा कि भाई अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर मॉडल के बारे में बताया, और मेन आइडिया ये है कि अगर ये गैप जो आ गया है फर्म से एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल में और डिजाइन स्टॉक कैपिटल में, अगर ये ज़्यादा हो जाता है, यानी ये जो गैप जो आ गया है जो ज़्यादा अगर हो जाता है, तो फर्म जो है इन्वेस्टमेंट करेगी स्विफ्टर तरह, स्विफ्टर मतलब तेज़ी से करेगी, यानी फर्म जो है तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और इस मॉडल के हिसाब से हम प्लान करते हैं हर एक पीरियड के लिए कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में एक ब्रिज लग सके, यानी इस गैप को कम किया जा सके। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाई है, के जीरो जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है, के जीरो एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, वो क्या बनाए, के माइनस वन, के माइनस वन मतलब लास्ट ईयर की जो हमारी जो है स्टॉक ऑफ कैपिटल है, के स्टार जो ये लाना चाहते हैं, ठीक है, और के स्टार माइनस के माइनस वन ये हमारा गैप है जो डिजायर्ड और एक्टिव कैपिटल स्टॉक के बीच में। और ये जो क्या है गामा, गामा जो है, गामा हमारा ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है, गामा क्या है, ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है, और जो ये 0 से 1 के बीच में होगी, यानी पॉइंट में भी हो सकती है। तो कहता है जो अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या है, वो कब अचीव होती है, हमारा आई इक्वल टू के जीरो माइनस के वन होता है। अब यहाँ पर जो के जीरो की जगह इसकी वैल्यू रख दें, के जीरो की जगह अगर ये वाली वैल्यू रख दें, तो यानी क्या बचेगा एंड में, ये बचेगा गामा के स्टार माइनस के लास्ट ईयर का। तो कहता है जितना ज़्यादा ये गामा होगा उतनी ज़्यादा जो है द फास्टर इज द रिडक्शन इन द गैप बिटवीन, तो उतनी तेज़ी से जो है ये जो गैप आ रखा है डिजायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल के बीच में, वो बड़ी तेज़ी से कम होता चला जाएगा। तो ये जो मॉडल है ये ग्रेजुअल सिस्टम का मॉडल है, यानी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो द इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बताता है, वो बताता है कि डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक जो है और जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक के आई है ये डिटरमाइन करते हैं करंट स्पेंडिंग को, यानी इन दोनों का गैप ही बताता है कि हम जो है करंट टाइम में कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो कहता है कोई भी फैक्टर जो कि डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल को ज़्यादा करता है तो वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी ज़्यादा कर देता है। तो देयरफॉर तो हमें जो है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट, यानी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट कितना है अगर वो बढ़ जाए उस पर डिपेंड करता है। डिक्रीज इन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेफिनेटली अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट डिसाइड होगा। और एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट टैक्स रेट, यानी गवर्नमेंट का अगर टैक्स क्रेडिट का सिस्टम में वो इंक्रीज कर देते हैं तो भी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटेड थ्योरी हमें क्या बताती है, ये बताती है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है, वो ग्रेजुअली एडजस्ट करता है अपने आप, इट्स सेल्फ अपने आप करता है। और कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो है, जो दैट इन्वेस्टमेंट डिपेक्ट अलग अलग तरीके के हमको जो है फॉर्म के डायनेमिक बिहेवियर के बारे में बताता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी वेरिएबल होते हैं वो टाइम पीरियड के साथ जो है अपने आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इट डज सो बाय द रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन द डिफरेंट टाइम पीरियड रेदर देन सोलरली इन द करंट पीरियड, ठीक है। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड सब सेक्टर्स। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है डिवाइड किया जा सकता है 3 सब सेक्टर्स में। पहला है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ये सारे के सारे जो है 3 सब सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस, और वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो पहले बात करते हैं बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट की। देखो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अपना करता है किस लिए इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, यानी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको अगर जो कुछ पोटेंशियल दिखता है कि हाँ भी हम आगे बढ़ा सकते हैं तो ही वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो कहता है कि भाई ये एक एम्पेरिकल एविडेंस है कि अगर रिसेशन से पहले या रिसेशन के दौरान जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है बहुत तेज़ी से, और फिर जो है राइज करता है, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे वो रिसेशन से बाहर निकलता है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्रेडिट रैशनिंग। अब आते हैं कि फर्म्स जो है पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज करती है। तो फर्म्स पहला तो है रिटेन अर्निंग, यानी उनके जो रिजर्व्स बचे हुए हैं, यानी जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट नॉट पेड आउट टू स्टॉक होल्डर्स, यानी वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है। दूसरा है कि वो बाहर से फंडिंग की अरेंज करें, एक क्या तरीके बैंक से लोन ले लें, बॉन्ड बेचें मार्केट में, या फिर अपने इक्विटी शेयर बेचें। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं फंडिंग के, इन पे ना
जो सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व्स, जो पैसे उन्होंने बचा के रखा हुआ है। क्यों? देखो ये ना कि क्लोज रिलेशनशिप होती है फर्म्स की अर्निंग में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में और उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। देखो एक फर्म ने मान लो 4 लाख रुपए कमाए हैं और 4 लाख में अगर 4 लाख बांट देगी तो उसमें रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं बचेगी, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट करने में परेशान हो जाएगी। वहीं पे अगर जो 4 लाख में 2 लाख वो अपने शेयर होल्डर को बांटे तो 2 लाख रिटेन अर्निंग रखे तो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसने अपनी एसेट्स वगैरह खरीद सकती है यानी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। रिटेन अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, दैट एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ फर्म इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये जो फर्म का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि वो अपनी जो है अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑन विच अफेक्ट इट्स अवेलेबिलिटी टू इन्वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन अर्निंग्स का। रिटेन अर्निंग्स क्या है, मतलब कि उसके अपने पैसे पड़े हैं, अपने पैसे वाले इन्वेस्टमेंट करें, तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। अब आती बात क्रेडिट राशनिंग की। तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशन पे गए हो कभी तो राशन की शॉप पे क्या होता है, एक लिमिटेड सामान मिलता है, नहीं भाई 4 किलो तेरे को गेहूँ मिलेगा, 4 किलो, यानी वहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि आपको जो इतना इतना मिलेगा। तो क्रेडिट राशनिंग भी ऐसी ही चीज़ है कि जो पैसा मार्केट में है अवेलेबल, उसके ऊपर क्या रहेगा ना, एक राशनिंग लगा देंगे कि पर्टिकुलर फर्म को इतना पैसे देंगे, पर्टिकुलर फर्म को इतना पैसे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। आओ पढ़ते हैं। तो कहता है कि क्रेडिट राशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आती है? जब बोरोस जो है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने को तैयार है, लेकिन वो आर नॉट एबल टू डू सो, कि वो नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि जो लैंडर्स जो हैं उन्होंने एक लिमिट लगा दी उसके ऊपर। ठीक है, और ये लिमिट क्यों लगाई है? क्योंकि भाई जो लैंडर्स हैं उनको रिस्क है, लैंडर को रिस्क तो भी तो है, क्यों अगर मान लो डिफॉल्ट वगैरह कर दे कोई पेमेंट में वो। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है स्मॉल और मीडियम साइज की फर्म्स के साथ। ठीक है, बड़ी फर्म्स के मुकाबले छोटी और मीडियम साइज की जो फर्म्स होती हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से राशनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो क्रेडिट राशनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है डिलीवरी ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो इसमें दो वजह हैं राशनिंग की। एक तो जो लैंडर्स हैं वो एबल नहीं है कि अच्छे कस्टमर और अच्छे प्रोजेक्ट में और बुरे कस्टमर और बुरे प्रोजेक्ट और बुरे कस्टमर की पहचान नहीं कर पाते वो लोग, तो वो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे दो बातें हो सकती हैं कि जो ईमानदार और अच्छे कस्टमर हैं वो बोरिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो डिसऑनेस्ट है या रेकलेस है वो तो फटाफट आके ले लेंगे, क्यों, उनकी इंटेंड ही नहीं है पेमेंट करने की। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये रेज करते हैं, अगर ये भाई ये पहचान नहीं कर पा रहे कि अच्छा कस्टमर कौन है और ईमानदार कस्टमर कौन है और बुरा कौन है, तो ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन लिमिट लगाना तो ठीक रहता है कि भाई आप लिमिट लगा दो। ठीक, तो कहते हैं ऑल्सो द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन टू ईच कस्टमर शुड बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद, किस हिसाब से करना चाहिए, द काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर सिक्योरिटी के लिए क्या रख रहा है आपके सामने, और उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है। और इसमें जो है सेंट्रल बैंक भी जो है क्रेडिट लिमिट लगा सकती है कमर्शियल बैंक और दूसरे लैंडर्स पे कि आप कितना पैसा जो है उनको उधार दे सकते हैं। लेकिन इससे एक बात होगी कि बूम बूम जो मार्केट में बूम होता है वो खत्म हो जाएगा अगर सेंट्रल बैंक आके इंटरफेरेंस करेगा तो कहते हैं तो जो क्रेडिट कंट्रोल है वो करता है काम, लेकिन अंधे तरीके से। तो इसको इस वजह से ज़्यादा अच्छे उसमें यूज नहीं किया जा सकता। तो जो फर्म का जो डिसीजंस है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फर्म के करंट प्रॉफिट पे, और फर्म की जो पास्ट अर्निंग्स है उसमें से कितना सेविंग्स पड़ा हुआ उन पे। तो तीन बातों पे जो एक फर्म जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है। तो कहता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करती है था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए। तो सबसे अच्छा तो ये लगता है कि रिटेन अर्निंग्स को ही यूज कर ले। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उस पर रिटेन अर्निंग्स को जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पे यूज करें, इंटरेस्ट कमाएं, या फिर जो वो जो है अपने जो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू है पुराने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर ले और प्रोडक्शन करके कमाएं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। तो आगे है रेजिडेंशियल इन्वेस्टिंग। जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब मकान की बात कर रहा है। ठीक है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग, तो ये सिंगल फैमिली या मल्टी फैमिली डिवेलिंग हो सकती है। तो हाउसिंग लॉन्ग लाइफ के लिए होता है,
और ये हाउसिंग इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग। सिंपल सी बात है, अगर 10 करोड़ मकान बन रहे हैं हमने तो एक के लिए ना, तो ये बोला स्मॉल फ्रैक्शन होता है। तो कहते हैं जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो होता है द स्टार्टिंग पॉइंट इज द डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउस, यानी जो पहले से मकान है उसकी डिमांड ज़्यादा होती जाता होती स्टार्टिंग वहीं से होती है। ठीक है, तो ये जो है जो डिमांड है हाउसिंग की ज़्यादा की या कम की वो डिपेंड करती है उस पर रिटर्न कितना बनेगा। और वो ये रिटर्न क्या क्या होता है, या तो मकान पे रेंट मिलेगा अगर उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, या इस पर रिटर्न्स मिलेंगे अगर वो खुद रहता है, इम्प्लीसिट रिटर्न होते हैं, या फिर कैपिटल गेन्स होगा। कैपिटल गेन मतलब वो अगर मकान को बेच देगा तो उसको कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, और जो मकान की जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ज़्यादातर मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरा रियल एस्टेट टैक्सेस होते हैं जो होल्ड फ्री वगैरह बनाने के लिए होते हैं। तीसरा डेप्रिसिएशन होता है। तो ये इसकी कॉस्ट होती है। रिटर्न्स क्या है, रेंट, इम्प्लीसिट रिटर्न और कैपिटल गेंस। कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट, रियल एस्टेट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन। तो जो नेट रिटर्न होती है वो ये सारी कॉस्ट वगैरह लेस करने के बाद होती है, यानी ये हमारे ऊपर जो ग्रोस रिटर्न थी इसमें से कॉस्ट को लेस कर देंगे तो नेट इंटरेस्ट आ जाएगी। और अगर जो इन फैक्टर्स में से कुछ भी चेंज आता है तो उसमें जो है डिमांड फॉर हाउसिंग भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो सिंपल सी बात है हाउसिंग की जो है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उससे जो है वेल्थ बढ़ जाएगी अगले बंदे की। और जो प्राइस ऑफ हाउसिंग है वो उसको फिक्स कैसे होता है, जहाँ पे स्टॉक सप्लाई ऑफ हाउसिंग क्रॉस करता है स्टॉक डिमांड फॉर हाउसिंग के लिए एक फिक्स टाइम पे, तो उसको वहाँ पे जो है उसका जो है प्राइस फिक्स होता है। अब आती है मॉनेटरी पॉलिसी हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव डालती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो कहता है कि जो ज़्यादातर मकान होते हैं वो मॉर्गेज पे लिए जाते हैं, तो जो डिमांड होती है वो बहुत सेंसिटिव है। और किस बारे में, दोनों बारे में, नॉमिनल रेट में भी और रियल रेट के लिए भी, यानी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो कहता है कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट जाती है मंथली इक्विटेड इंस्टॉलमेंट होती है, बोरोवर के द्वारा पेबल होती है, और इससे क्या होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट जो है प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाता है। तो डिमांड फॉर हाउसिंग जो है वो वेरी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होती है। अब इन्होंने एक टेबल बनाया है 12.1, इसमें ये शो कर रहा है इफेक्ट ऑफ टैक्सेस और इन्फ्लेशन का हाउसिंग कॉस्ट में। अब देखो इंडिया में जो इंटरेस्ट पेबल होता है और जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है वो डिडक्टेबल होती है जब बंदा अपना इनकम टैक्स के लिए इनकम की कंप्यूटेशन करता है। एक पर्सन इनकम टैक्स को पे करने के लिए जब वो कंप्यूटेशन करता है इनकम की, तो वहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट और जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है उसको लेस कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ठीक है, यानी यहाँ पे टैक्स की छूट मिल जाती है। तो कहता है ये जो डिडक्शन होता है इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई लोग जो है अपने मकान बनाए, लोगों के अपना मकान हो, तो गवर्नमेंट इसलिए लोगों को छूट देती है कि भाई आप इनकम में से अपनी इसको जो आप जो पेमेंट दे रहे हैं उसको लेस कर सकते हो। तो और यहाँ पे जो है इंडेक्सेशन की भी अलाउ करती है कि जैसे भी मान लो आपने 10 साल पहले एक मकान लिया था 10 लाख का, और आज अगर बेचोगे तो 10 लाख का थोड़ा बिकेगा, तो कम से कम हो सकता है 1 करोड़ का बिक जाए। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसमें इंडेक्सेशन यानी जो चीज़ उस जमाने 100 रुपये की थी आज कम से कम 150 रुपये की होगी, तो इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो हम लोग इंडेक्शन लगा के यानी आज की टाइम में जो 1 करोड़ का मकान है उसी कीमत में उस इंडेक्शन से निकाल लेते हैं कि भी उस समय वो कीमत कितनी रहेगी, यानी उस 10 लाख की वैल्यू आज कितनी है। यानी मान लो अगर जो 10 लाख की वैल्यू आज 90 लाख की हो गई है और मकान कितने का बेच रहा है हमारा 1 करोड़ का, तो ये जो गैप आया 10 लाख का, ये जो 10 लाख का गैप आया इस पे टैक्स लग जाएगा खाली, यानी सिर्फ उतने पोर्शन पे टैक्स लगेगा जो इंडेक्सेशन की वैल्यू से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया टेबल में। इनका नॉमिनल रेट 10% है, इन्फ्लेशन रेट 6% है, रियल इंटरेस्ट रेट 4% है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है 1322 की है, आफ्टर टैक्स पेमेंट जो है 925 की है, रियल आफ्टर टैक्स पेमेंट जो है वो 425 की है। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि लोन जो 1 लाख रुपए का है और 10 साल में वही वापस करना है, और इसकी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई गई है। 30% का इनकम टैक्स मान के चल रहा है कि 30% का जो है टैक्स उसको लग रहा है उस बंदे पे। फर्दर जो है कैपिटल गेंस जो है वो टैक्स फ्री बताए हैं, जो कैपिटल गेंस है उस पर
ये टैक्स फ्री जा रहा हो। तो पेमेंट जो है 1 लाख रुपए की मॉर्गेज की पेमेंट है, और इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना 10% है, और इन्फ्लेशन रेट कितना 6% है। एनुअल इंटरेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 का पड़ रहा है इस पर। और जो हाउस ओनर है उसको 30% का मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट मिल रहा है मॉर्गेज पे इंटरेस्ट। तो 3 ईयर का डिडक्शन हो गया उस पर वैसे ही सीधा सीधा। तो जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट है वो कितनी पड़ रही है, 7 ईयर पड़ रही है। लेकिन 6% इन्फ्लेशन पे ये जो कॉस्ट है ये और भी कम हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, ठीक है। बट एट 6% इन्फ्लेशन दिस कॉस्ट इज ऑफसेट बाय ₹6 इंक्रीज इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द हाउस। लेकिन ये छूट मिल जाएगी तो फिर तो 6,000 रुपये की वैल्यू जो है इसके नॉमिनल हाउस की नॉमिनल वैल्यू में बढ़ जाएंगे। इन इफेक्ट द रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द हाउस गेट्स हाईली सब्सिडाइज्ड एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये लगभग लगभग इस तरह के नेग्लिजिबल फॉर्म में पहुंच गया। तो इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि भाई कुछ जो इफेक्ट है वो डाइल्यूट हो गए हैं दो फैक्टर्स की वजह से। इन्हें एक लिक्विडिटी, पहला, since the realization of capital gain occurs only in the future, the borrower has to essentially make upfront payments without the offset। तो कहता है भाई पहली बात यह है कि भाई क्योंकि जो कैपिटल गेन होगा वो तो कभी फ्यूचर में जाकर होगा, आज तो होगा नहीं, जब वो मकान बेचेगा तब होगा। तो जो future has to essentially make upfront payment without the offset. Secondly, the lending institution everywhere link the loan limit and hence the repayment mortgage payment with reference to the borrower income। ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है कहीं पर भी वो लिंक कर रहे हैं अपने लोन की लिमिट को, और जो मॉर्गेज की पेमेंट है वो जो बोरोवर की इनकम से हट रही है। इन पीरियड ऑफ द हाई इन्फ्लेशन द लोन एंटाइटल में डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट लिक्विडिटी। तो आपको एडुकेट लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। आगे आता है हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेंट्री में होता क्या क्या। इन्वेंट्री में सबसे पहली बात तो होती है 3 टाइप की इन्वेंट्री। एक तो रॉ मटेरियल, एक WIP हमने कौन सा पढ़ रखा है, गुड्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ये WIP वर्क इन प्रोग्रेस में जो गुड्स लगे हैं, और तीसरा फिनिश गुड्स। तो 3 टाइप का जो है इन्वेंट्री कंसिस्ट करती है हर एक फॉर्म। एक फिनिश गुड का स्टॉक, और जो प्रोसेस में है, और जो रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो इन्वेंट्री किस किस वजह से कोई बंदा होल्ड करता है। पहला, इन्वेंट्री सेलर जो है होल्ड करेगा अपनी फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एकदम से मान लो डिमांड बढ़ जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल है इमीडिएटली। दूसरा, इन्वेंट्री होल्ड करती है फर्म इसलिए कि जो कॉस्टली, जो छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं, स्मॉल ऑर्डर होते हैं, उनको पूरा करना कॉस्टली पड़ जाता है अगर वो अलग से स्पेशली उनको बनाएंगे बैठ के। तो पहले से बहुत सारे बना के रख लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अगर छोटे ऑर्डर आते हैं तो उनको भी फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा, इन्वेंट्री इसलिए होल्ड करती है कि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, ठीक है, उसमें परेशानी ना आए। और जब फ्लक्चुएशन हो डिमांड में तो प्रोड्यूसर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने स्टडी रेट से प्रोड्यूस करने के लिए। जब डिमांड लो हो तो उनकी इन्वेंट्री बनती चली जाती है, और जब हाई हो तो वो उस इन्वेंट्री को निकाल देते हैं। चौथा, कि इन्वेंट्री जो है होल्ड की जाती है इन्वेटिबल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का जो ये इन्वेंट्री जो है ये प्रोडक्शन का एक इन्वेटिबल पार्ट है। तो फर्म्स जो है ज़्यादातर एक रेशो बना के रखना चाहती है अपनी इन्वेंट्री और फाइनेंशियल के बीच में। तो और ये रेशो जो है कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कहता है ये रेशो अगर लोअर है तो तो उससे कॉस्ट क्या होगी, जो उनकी जो नए ऑर्डरिंग कॉस्ट है, नए गुड्स की जो ऑर्डरिंग है उसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। तो स्पीड, द ग्रेटर इज द स्पीड विच द गुड्स ऑर्डर आर रिप्लेनिश्ड। ठीक है। तो जो अगर स्पीड से अगर ऑर्डर आ जाए तो उनको भरा जा सकता है, और ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हो जाए तो जो है अनसर्टेनिटी कमी हो जाती है। क्या, द हाइयर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो इन्वेंट्री जो है उससे जो हमें जो है इंटरेस्ट रेट से भी बचा लेती है, क्योंकि हमारे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई है। द एक्सीलरेटर मॉडल, ये एक मॉडल है, एक्सीलरेटर मॉडल है। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो जो है आउटपुट या फिर जीडीपी के चेंजेस पे डिपेंड करती है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें से जो इसकी इक्वेशन बनती है वो y इक्वल टू अल्फा y-1 बनती है। अब बात आती है एंटीसिपेटेड वर्सेस एंटीसिपेटेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
जब फर्म अपनी इन्वेंट्री बढ़ाती है तो वो दो वजह से हो सकती है। एक कि या तो उन्होंने प्लान किया था ऐसा, यानी एंटीसिपेटेड था कि हम लोग जो अपना आउटपुट इतना बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कि अनएंटीसिपेटेड था, अचानक कुछ ऐसी घटना हुई कि उनका उनका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सिचुएशन है कि पहला अनएंटीसिपेटेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो सेल्स थी वो अनएक्सपेक्टेडली लो हो गई, यानी कि सेल्स कम हो गई, जिसकी वजह से इनके पास जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ गई। तो ये हमारा रिजल्ट है कि इससे क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। ठीक है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है, ये सेल्स कम क्यों हुई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हुई, यानी इसके बारे में कोई प्लान तो कर नहीं सकता, तो ये अनएंटिसिपेटेड है। दूसरी है एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जब है जब फर्म प्लान करती है कि वो जो अपनी इन्वेंट्री बढ़ाएगी, वो इट एड्स टू द एग्रीगेट डिमांड और इज एसोसिएटेड विद रैपिडली इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। और ये किस वजह से होता है, जब उनको दिखता है कि भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है तो वो प्लान करते हैं और अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रैपिड बिल्डअप की बात कर रहा था। रैपिड बिल्डअप इन्वेंट्री हो सकती है किस वजह से, कि भाई या तो हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड कम हो गई हो या फिर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई हो, यही दो सिचुएशन है। ठीक है, देखो सेल्स गिर गई मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो इन्वेंट्री बढ़ा दी, दो तरीके से इन्वेंट्री इनकी बढ़ी है। तो यानी यानी ये टोटली डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड पे। अब आगे आता है बिजनेस साइकिल एंड इन्वेंट्री। अब देखो बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, जब घूम के वापस उसके पैसे मिल जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट किया हो। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट मोस्ट इन अ बिजनेस साइकिल। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ्लक्चुएट किसमें, बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएट करता है। कहता ड्यूरिंग द रिसेशन देयर इज अ डिक्लाइन इन डिमांड। रिसेशन में डिमांड गिर जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, और जब जो इन्वेंट्री का जो सेल्स रेशो है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन को उनको कट बैक करना पड़ता है और अपनी इन्वेंट्री को डिमांड से मैच करना पड़ता है कि जितनी डिमांड है उतना निकल जाए, तो आगे वो प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कम्बिनेशन बनता है एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड इन्वेंट्री का, वो चेंज कर देता है इन्वेंट्री को बिजनेस साइकिल में, यानी रोल ऑफ इन्वेंट्री का जो है बिजनेस साइकिल में रोल चेंज हो जाता है। अब एक टेक्निक होती है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, यानी जैसे ही डिमांड बढ़े हम लोग उनको सामान दे दें। तो कहता है जो फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है और जो जीडीपी है उसकी वजह से जो है जीडीपी जो है कम हो सकती है अगर इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा रख लेते हैं अपने पास। इन्वेंट्री आर कैट मोर इन लाइन विद द एग्रीगेट डिमांड। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक क्या कहती है, जापान वालों ने बनाई है, और ये कहती है कि भाई आप जो है उस मटेरियल को उतना रखो जितनी डिमांड है, यानी जितना आए उतनी सप्लाई कर दो। तो this makes it possible for the firm to operate with smaller inventory। तो जापान वाले क्या कहते हैं, आप छोटी छोटी इन्वेंट्री रखो, कि अब ज़्यादा सामान ना रखो, ज़्यादा स्टॉक ना करो, इन्वेंट्री थोड़ी थोड़ी रखो, और जिससे कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जब जब भी डिमांड आए तो उसको मैन्युफैक्चर कर लो। बिकॉज ऑफ द जस्ट इन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक द इन्वेंट्री टुडे आर एट लोअर लेवल। तो जस्ट इन टाइम टेक्निक की वजह से आजकल इन्वेंट्री जो है वो कम रखी जाती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो है कैपिटल इंक्रीज करती है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो कंसर्न है वो इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट मैटर इन द लॉन्ग रन, यानी लॉन्ग रन में प्रभाव डालती है, शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शॉर्ट रन सप्लाई जो होती है उसके साइड इफेक्ट हैं कि भी जो है स्टिमुलेट कर देती है इन्वेस्टमेंट को, जो कि एक्चुअली में प्रूव नहीं होते। लेकिन पुराना एक्सपीरियंस ये शो करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है, अब शॉर्ट टर्म में तो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, द कम्युनिटी इफेक्ट ऑफ द मॉडस्ट एंड सस्टेन ईयरली इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ओवर लॉन्ग पीरियड इज वेरी सब्सटेंशियल। आ गया था इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो कहता है जो हाई ग्रोथ कंट्रीज होती हैं वो हाई ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस करती हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो है आउटपुट लार्जर फ्रैक्शन में काम करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और जहाँ हाइयर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी वजह से कंट्री जो है वो ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से करती है। और बट नॉट नेसेसरी इन कंट्री विच आर ऑलरेडी वेल्थी, लेकिन जो कंट्रीज ऑलरेडी वेल्थी है जैसे यूएसए वगैरह है, यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं होती है। यानी हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे काम करता है जो कंट्री रैपिडली ग्रोथ कर रही है, जैसे इंडिया चाइना वगैरह जो है। ठीक है, तो ये इतना ही चैप्टर था। ओके।